हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुनेसल। इस वीडियो में हमें पढ़ना है एज ऑफ रेवोल्यूशंस। कि एज ऑफ रेवोल्यूशन टर्म जो है वो अपने आप में ही अपना मीनिंग बता रहा है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही थी, रेवोल्यूशन। और ये टाइम कौन सा था? 1830 से लेकर 1848। एक बार थोड़ा सा टाइमलाइन का डिस्कशन फिर से करते हैं हम लोग। जैसे 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसके बाद रोबेस्पेयर का रूल आया, रोबेस्पेयर का रूल आया। उसके बाद में डायरेक्टरी का रूल आया, डायरेक्टरी का रूल आया। और उसके बाद में रूल आया किसका? नेपोलियन का। कब? 1804 में नेपोलियन का रूल आया। नेपोलियन के बारे में हमने पढ़ा था कि नेपोलियन एक लिबरल इंसान था, उसने लिबरल चेंजेस किए थे। लेकिन नेपोलियन के लिबरल चेंजेस की वजह से परेशान होकर 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, और बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को डिफीट कर दिया। और फ्रांस में दोबारा से 1815 में बर्बन डायनेस्टी यानी कि मोनार्की जो है वो आ गई। अब ये मोनार्कीज़ जो हैं वो 1830 तक सब कुछ बहुत ही शांति से चलता रहा। 1815 से लेके 1813 हमने जब सीक्रेट सोसाइटीज़ पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई। जो ये लोग जो हैं वो क्या हो गए थे? अंडरग्राउंड हो गए थे। अंडरग्राउंड वर्क ये लोग कर रहे थे क्योंकि कंजर्वेटिव रिजीम है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे? ऑटोक्रेटिक हो गए थे। ठीक है, उन्होंने सेंसरशिप लगा दी थी, वो किसी की बातें नहीं सुनते थे, कुछ भी टॉलरेट नहीं करते थे। तो ये चीज़ें हमने कुछ पढ़ी। इससे आगे अब हमें पढ़ना है कि किस तरीके से दोबारा से 1830 में ऐसा टाइम आता है जहाँ से लिबरल्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं। ये चीज़ हमें इस वीडियो में पढ़नी है। ओके, अब है जैसे जैसे कंजर्वेटिव रिजीम्स ने पावर कंसोलिडेट करना शुरू किया, लिबरलिज्म या लिबरल और नेशनलिज्म से जुड़े हुए लोग जो थे उन्होंने रेवोल्यूशंस करना शुरू कर दिए यूरोप में, जैसे कि इटालियन और जर्मन स्टेट्स में, ऑटोमन एम्पायर वाले रीजन में, आयरलैंड में और पोलैंड में। इन रेवोल्यूशंस को लीड कौन करता था? दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरल्स इनको लीड करते थे, जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास इलीट का मतलब होता है अमीर लोग, ऊंचे हाई क्लास के जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं उनको इलीट्स बोलते हैं। तो अभिजात वर्ग बोलते हैं वैसे उसको। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास इन रेवोल्यूशंस को लीड कर रहा था। इनमें कौन कौन लोग थे? प्रोफेसर्स थे, स्कूल के टीचर्स थे, क्लर्क्स थे और कमर्शियल मिडिल क्लासेस के लोग थे, जैसे बिजनेसमैन वगैरह जो हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हमें करनी है हमारी पहली रेवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी पूछते हैं, और ये भी पूछते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुलाई रेवोल्यूशन। इसको जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कब हुई थी? ये जुलाई में हुई थी, इसलिए इसको जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखो, फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस। हर चीज़ की जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी? फ्रांस से। और कब हुई? जुलाई 1830 में। तो इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं? जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से इसको जानते हैं। बर्बन किंग्स जिनको पावर में रिस्टोर कर दिया गया था, अब उनको फिर से 1830 में, ठीक है, जो बर्बन किंग्स हैं जिनको री इंस्टॉल किया गया था 1815 में, बर्बन डायनेस्टी आई थी फ्रांस में, तो अब उसको दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को 1830 की जुलाई रेवोल्यूशन में बर्बन डायनेस्टी को क्या कर दिया? ओवरथ्रो कर दिया, उखाड़ फेंका। किसने? लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने, जिन्होंने 1830 में फ्रांस क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ध्यान रखना है क्योंकि आगे फिर से आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इसका हेड कौन था? लुई फिलिप एट इट्स हेड। यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि बर्बन डायनेस्टी जो है 1830 में उसको ओवरथ्रो कर दिया गया। 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। कौन लेकर आए? लिबरल्स। और उन लिबरल्स ने अपना हेड किसको चुना? लुई फिलिप को। जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसल्स। और जुलाई रेवोल्यूशन की वजह से ब्रसल्स, जो कि किसकी कैपिटल है हम सबको पता है,
ठीक है। ब्रसल्स में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई जिससे बेल्जियम जो है वो कहाँ से अलग हो गया, किंगडम ऑफ नीदरलैंड। किंगडम ऑफ नीदरलैंड हमने कहाँ पढ़ा था, ट्रीटी ऑफ वियना में फ्रांस के बाहर छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए गए थे फ्यूचर एक्सपेंशन को रोकने के लिए। उनमें से एक था किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे किंगडम ऑफ नीदरलैंड से कौन अलग हो गया, बेल्जियम। किस वजह से अलग हुआ, जुलाई रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हमसे पूछा जाता है, वो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, वो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस में होने वाला कोई भी इवेंट पूरे यूरोप में जो है वो हलचल मचा देता है। तो ये इसका मतलब था। ये किसने कहा था, ड्यूक मेटरनिक। ये वही मेटरनिक है जो कहाँ का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसने वियना कांग्रेस को होस्ट किया था, जिसने वियना कांग्रेस को होस्ट किया था। वही कौन था, ड्यूक मेटरनिक। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हो गए होंगे आपके, समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। ओके, नेक्स्ट है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक ये भी आपसे पूछा जाता है कि ग्रीक वॉर, एज ऑफ रेवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं तो एक रेवोल्यूशन, यहाँ पे हमने कौन सी रेवोल्यूशन पढ़ी, आपका टॉपिक हो जाएगा जुलाई रेवोल्यूशन। एज ऑफ रेवोल्यूशन है तो बहुत सारी रेवोल्यूशन पढ़नी है। ओके, इसका टॉपिक आपका हो जाएगा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पीछे हमने एक बॉक्स पढ़ा था, उसमें देखा था कि 1821 में ग्रीस में इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई है वो शुरू होती है। ओके, ग्रीस जो है वो किसका पार्ट था, ओटोमन एम्पायर का। ये है, जब भी हम आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री या उसका बैकग्राउंड बताएंगे कि ग्रीस जो है वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। कब से, 15th सेंचुरी से। ठीक है, ग्रीस में जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है वो कब शुरू हुआ था, 1820। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ग्रीस के जो नेशनलिस्ट थे उनको सपोर्ट कहाँ से मिला था, फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। ये तीसरी चीज़। एग्जाइल का मतलब होता है किसी को देश से निकाल देना, देश निकाला। एग्जाइल मतलब देश से बाहर जो रह रहे थे, जिनको देश से निकाल देता, उन ग्रीक से उनको हेल्प मिल रही थी। पोएट्स और आर्टिस्ट जो है लॉर्डेड, लॉर्डेड का मतलब होता है तारीफ़ करना, ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन किसको बोला जाता है, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल का मतलब होता है पालना, बच्चा जिसमें झूलता है ना, पालना, उसको क्रेडल बोलते हैं। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो वो कहाँ से हुई है, ग्रीस से। ओके, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन है, उन्होंने भी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो हमें ग्रीस को याद रखना है, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो ये हो गया आपका ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद अगला, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। इसको कई बार इस तरीके से भी आता है, इसको रोमांटिसिज्म भी बोलते हैं। रोमांटिसिज्म, कि रोमांटिसिज्म क्या था, रोमांटिसिज्म का क्या रोल रहा है नेशनलिज्म में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है सॉन्ग्स, ठीक है, लोगों के इमोशंस, लोगों की फीलिंग्स, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो भावनाएं राष्ट्र से जुड़ी हैं। तो इन सब का क्या रोल रहा है नेशनलिज्म में, कि जब तक लोग आपस में जुड़ेंगे नहीं तब तक वो नेशन की फॉर्मेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो रोल ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। देखो, नेशनलिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ वॉर्स, युद्ध लड़ने से या टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करने से नहीं आ सकता। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आज हम युद्ध कर ले हमारे पड़ोसी देशों के साथ, जैसे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, इनके साथ हम युद्ध कर ले। ऑब्वियस सी बात है, हम पावरफुल हैं, हम युद्ध जीत जाएं और इनको अपनी टेरिटरी में मिला लें। लेकिन फिर भी इन लोगों का अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर रहेगा,
और ये कभी भी अपने आप को इंडिया का पार्ट नहीं मान पाएंगे। यही मतलब होता है टेरिटोरियल एक्सपेंशन का, कि टेरिटरीज एक्सपेंड करके हम किसी भी एरिया को अपने कंट्री का पार्ट नहीं बना सकते। ओके इसमें किसका रोल इम्पॉर्टेंट होता है? कल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, कि अगर किसी जगह का कल्चर सेम है तो फिर भी हम एक नेशन का आइडिया जो है वो लगा सकते हैं। कल्चर जो है उसने नेशन बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके अलावा आर्ट एंड पोएट्री, ये सब रोमांटिसिज्म में आते हैं। आर्ट एंड पोएट्री, फिर स्टोरीज, म्यूज़िक आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इन्होंने लोगों की नेशनलिस्ट फीलिंग्स को, मतलब ये जो रोमांटिसिज्म है इसने, इन सारी चीज़ों ने लोगों की जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स हैं उनको शेप किया। लोगों की जो भावना थी अपने देश को लेकर, उनको शेप किया। अब देखते हैं कि रोमांटिसिज्म क्या था। रोमांटिसिज्म वॉज अ कल्चरल मूवमेंट, इट वॉज अ कल्चरल मूवमेंट। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट which sought to develop a particular form of nationalist sentiment which aimed to develop, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, which aimed to develop। मतलब रोमांटिसिज्म एक ऐसा कल्चरल, मतलब सांस्कृतिक मूवमेंट था, संस्कृति कल्चर से रिलेटेड एक ऐसा आंदोलन था जिसका एम क्या था? लोगों के मन में कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स डेवलप करना, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करें। अगर इंडिया के लोग एक अपने आप को इंडियन समझते ही नहीं तो क्या कभी भी वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई लड़ते? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते? नहीं। क्या वो सीडीएम में पार्टिसिपेट करते? नहीं। क्योंकि इंडिया के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। उनका ये मानना था कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं और ब्रिटिश रूल जो है वो हमारे देश को, ठीक है, हमारे देश को क्या कर रहा है? खोखला कर रहा है। तभी लोगों के मन में जो है उनके प्रति लड़ने की भावना जागी। और इसमें इम्पॉर्टेंट रोल किसका था? हमारे नेशनलिस्ट का, हमारे लीडर्स का। हम बोलते हैं ना, भगत सिंह, सुखदेव, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं लोगों ने तो लोगों को मोटिवेट किया था। इन्होंने ही तो बताया था कि इंडिया क्या है। इन्होंने ही तो बताया था कि ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ क्या कर रहे हैं। इन्होंने ही तो लोगों को बताया था कि क्यों आपको अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, नेशन से जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं लोगों की। ओके, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरी, रीज़न और साइंस, मतलब वो रीज़न और साइंस, वही वॉर वाली बात आ गई कि युद्ध कर लो, टेरिटरीज जीत लो तो उससे देश बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो आपके आर्टिस्ट थे एंड जो पोएट्स थे, पोएट्स, दे फोकस्ड ऑन, किस पे उन्होंने फोकस किया? उन्होंने फोकस किया लोगों के इमोशंस पे। इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब अंदर से हमें जब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना कि यार पता है मुझे ऐसा लग रहा है आज ना मैं कुछ अच्छा खाऊंगा, तो वो आपको क्या हो रही है? इंट्यूशन हो रही है। तो इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग्स, ठीक है। तो ये इन पे किसने फोकस किया? आर्टिस्ट और पोएट ने। यही रोमांटिसिज्म जो कल्चरल मूवमेंट था ना, उसी का पार्ट है ये रोमांटिसिज्म। कि रोमांटिसिज्म क्या था? कि इसमें जो आर्टिस्ट और पोएट्स थे उन्होंने फोकस किया इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे और मिस्टिकल फीलिंग्स पे। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि वो लोगों में एक कलेक्टिव हेरिटेज जो है, वो एक कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप कर रहे थे, ठीक है। एक कॉमन कल्चरल पास्ट जो है वो लोगों को बता रहे थे कि नेशन बनाने का बेसिस क्या होगा, कि लोग जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हों और लोगों का एक कॉमन कल्चरल पास्ट हो, तभी तो वो एक नेशन बनाएंगे, अदरवाइज़ क्यों बनाएंगे। ओके, ऐसे ही एक जो फिलोसोफर थे, एक रोमांटिक्स जो थे, जैसे कि जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है। इन्होंने कहा कि ट्रू जर्मन कल्चर जो है उसको डिस्कवर करना पड़ेगा लोगों में, ठीक है। कॉमन पीपल का मतलब क्या है? दास वोक, मतलब जर्मन लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? दास वोक। ये आपको ध्यान रखना है कि ये दास वोक का मतलब क्या है? कॉमन पीपल। कि आम जो जनता है, आम जो लोग हैं, उनमें हमें जर्मन कल्चर को डिस्कवर करना पड़ेगा। और ये होगा कैसे? इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स। फोक, फोक का मतलब होता है लोक, लोगों में जो चीज़ प्रचलित हो। अब फोक के साथ अगर अपन सॉन्ग्स लगा देंगे तो ये लोक गीत बन जाएंगे, ठीक है। फोक के साथ अगर हम डांस लगा देंगे तो ये लोक नृत्य बन जाएंगे।
जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, राजस्थान और आप ऐसे मान लो राजस्थान के साथ महाराष्ट्र। राजस्थान और महाराष्ट्र में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। जैसे राजस्थान के जो फोक सॉन्ग्स हैं, फोक सॉन्ग्स मतलब लोकगीत, जो गीत गाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ होली पे धमाल गाया जाता है। क्या महाराष्ट्र में होली पे धमाल गाया जाता है? नहीं। तो राजस्थान के लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं? क्योंकि उनका एक त्यौहार का एक फिक्स कल्चर है, तो उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो अपने आप को राजस्थानी फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो महाराष्ट्र का जो भी, जैसे महाराष्ट्र का डांस है लावनी, तो हमें नहीं समझ में आता, वो हमें वहाँ की भाषा नहीं समझ में आती, तो हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन अपनेपन की जो भावना आएगी वो किससे आएगी? होली वाले धमाल से। ठीक है। उसके बाद हमारे राजस्थानी जितने भी लोक नृत्य हैं, कालबेलिया वगैरह, उनसे हम ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, जबकि हम यहाँ की चीज़ों से इतना कनेक्टेड फील नहीं करते। तो ये होती कनेक्शन, अपनी ज़मीन से जो कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू आएगा? फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, हर जगह पे अलग अलग तरीके की फोक डांसेस। इससे जो है वो नेशन की ट्रू स्पिरिट जो है वो लोगों में डेवलप होगी। ठीक है। ये कैसे पॉपुलराइज करी गई थी लोगों में, तो ये चीज़ आपको समझनी है। एक बार फिर से समझाती हूँ थोड़ा सा। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जिसने लोगों में, ठीक है, मतलब कल्चर जो है उसको, कॉमन कल्चर जो है उसको डिस्कवर करने की कोशिश करी। ऐसे एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने जर्मनी के लोगों में, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, जिन्होंने जर्मनी के लोगों में जर्मन कल्चर को डिस्कवर करने की ज़रूरत समझी। और जर्मन लोग कौन से? कॉमन पीपल, अमीर लोग नहीं, कॉमन इंसान। और वो जो कॉमन कल्चर है वो कैसे डिस्कवर होगा? इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस। इससे जो है द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉज पॉपुलराइज, नेशन की जो ट्रू स्पिरिट है वो पॉपुलराइज करी गई लोगों में। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट। तो इम्पॉर्टेंट क्या था? नेशन बिल्डिंग के लिए हमें ऐसे फोक कल्चर की जो फॉर्म्स है उसको कलेक्ट करना और रिकॉर्ड करना ज़रूरी था। ओके। अब रोमांटिक नेशनलिज्म का ही हम पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया किसने? ग्रिम ब्रदर्स से। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रिम ब्रदर्स कौन थे? ठीक है। ये ग्रिम ब्रदर्स जो हैं जर्मनी के थे। द ब्रदर्स जेकब एंड विल्हेम ग्रिम वर बोर्न इन जर्मन सिटी ऑफ हैनाउ। ठीक है। इनका मेन काम क्या था? इनका मेन काम था, दे स्पेंड 6 years ट्रैवलिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज, टॉकिंग टू पीपल एंड राइटिंग डाउन फेयरी टेल्स, जो परी कथाएं बचपन में हमें सुनाई जाती हैं, विच वर हैंडेड डाउन। अब ये थोड़ी है कि किसी परी की कथा हम सुन रहे हैं तो वो कम से कम 20 साल पहले ही उसकी शुरुआत हुई होगी, नहीं, वो बहुत समय से चली आ रही है ना, जिनको हम दादी नानी की कहानियाँ बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1812 में उन्होंने अपना फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल्स, यहाँ पे टेल्स का मतलब बेटा कहानियाँ, टेल्स वो पूंछ वाली टेल नहीं है, कहानियाँ। ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है ग्रिम ब्रदर्स का इम्पॉर्टेंट रोल किस में रहा है। जब भी आप रोमांटिसिज्म की बात करते हो तो वहाँ पे हमेशा आपको किसको मेंशन करना है? ग्रिम ब्रदर्स को। मेंशन कैसे करोगे? कि ग्रिम ब्रदर्स ने फोक टेल्स इकट्ठी करी, फोक टेल्स को कलेक्ट किया गांव-गांव घूम के, और उन फोक टेल्स को बाद में पब्लिश किया। कब पब्लिश किया? 1812 में। ये फोक टेल्स जो हैं इन्होंने लोगों में, ठीक है, आइडिया ऑफ नेशन या कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को इनकरेज किया। समझ में आ गया ग्रिम ब्रदर्स को कैसे यूज़ करना है रोमांटिसिज्म वाले टॉपिक में? ओके। एग्जाम्पल के थ्रू इनको यूज़ करना है। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, यहाँ जो हमने पढ़ा था, इनको भी एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ करना है। ठीक है। ओके। अब है आगे द एम्फेसिस ऑन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी भाषाएं जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस होती है, उनको वर्नाक्यूलर लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वर्नाक्यूलर लैंग्वेज का क्या रोल है नेशनलिज्म में, लोकल लैंग्वेज। एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर, फोकलोर वही कहावतें, कथाएं,
वॉज नॉट, इसका मतलब ये नहीं था कि एंशियंट नेशनल स्पिरिट को हम इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मेन एम क्या था कि मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज है उसको लार्ज ऑडियंस, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब कोई इंसान पढ़ाने लिखा नहीं होगा, वो अखबार मैगजीन ये सब तो पढ़ नहीं पाएगा, तो उसको जो है फोक लोर के थ्रू, गाँव में जो कहावतें जो कहानियाँ प्रचलित हैं उनके थ्रू उनको क्या करेंगे, लार्ज ऑडियंस को नॉलेज देंगे इस चीज़ की कि भाई हमें नेशन बनाना है। ऐसा कहाँ पे हुआ? पोलैंड के केस में देखो क्या हुआ। पोलैंड को 18th सेंचुरी में पार्टीशन कर दिया था, ठीक है, किसने? रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर, पोलैंड अभी भी एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, लेकिन वहाँ पे नेशनल फीलिंग्स अभी भी जिंदा थी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, इंडिया जो है अगर नेपाल भूटान इनको मिला ले तो ये कभी भी इंडिया का पार्ट नहीं बन पाएंगे माइंड सेट से। इनको हमेशा ये फील होगा कि हम तो इंडिया का पार्ट है ही नहीं, इनमें अपने नेशन की भावनाएं जो है वो जिंदा रहेंगी। तो ऐसा ही किसमें था? पोलैंड में। पोलैंड को डिवाइड भले ही कर दिया रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने, लेकिन अभी भी उनके मन में नेशनल फीलिंग जो है वो जिंदा थी। किसके थ्रू जिंदा थी? म्यूज़िक और लैंग्वेज को। अब भाई मान लो नेपाल और बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा बन जाएं, तो क्या बांग्लादेश वाले लोग उर्दू बोलना छोड़ देंगे? ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। क्या वो अपने फेवरेट गाने सुनने बंद कर देंगे? क्या वो अपनी फेवरेट कविताएं कहानियाँ लिखना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं है। तो वो आगे भी अपनी ही लैंग्वेज को यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। इसी से उनके मन में अपने कल्चर के प्रति एक रिस्पेक्ट जो है वो बनी रहेगी। सेम कहाँ पे हुआ? पोलैंड में। उन्होंने म्यूज़िक और लैंग्वेज के थ्रू अपनी जो नेशनल फीलिंग्स हैं उनको ज़िंदा रखा। कैरोल कोरपिंस्की, ठीक है, उन्होंने नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपराज और म्यूज़िक के थ्रू जो है वो सेलिब्रेट किया। और फोक डांसेस, ठीक है, उनको नेशनलिस्ट सिंबल बना दिया। फोक डांस मैंने अभी बताया ना, जैसे राजस्थान का फोक डांस है वो राजस्थान का सिंबल है, तो वैसे ही उन्होंने पोलैंड के जो फोक डांस थे उनको नेशनलिस्ट सिंबल बना दिया। फोक डांसेस कौन से थे? पोलोनेज एंड मजूरका, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चर या गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल मतलब फोक डांसेस। कि मतलब बेसिकली आपको ये बोल दिया जाए कि आपको है ना कल्चरल मूवमेंट समझाना है, कल्चरल मूवमेंट समझाना है आपको, रोमांटिसिज्म समझाना है कि कैसे रोमांटिसिज्म जो है उसने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को शेप किया। तो आपको पोलैंड का एग्जांपल आप बता सकते हो यहाँ से, जिसमें किसका यूज़ हुआ था? वर्नाक्युलर लैंग्वेज का। ग्रिम ब्रदर्स का एग्जांपल आप समझा सकते हो, ठीक है। पीछे वो जर्मनी में जॉन गॉटफ्राइड हर्डर का एग्जांपल आप समझा सकते हो। तो रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन देके, ठीक, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा एक बार आपको बताती हूँ बाद में। इसके बाद लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट रोल क्या था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस लाइन से कि लैंग्वेज हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। तो ये है, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, रशिया ने पोलैंड को क्या कर लिया था? ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इसीलिए पोलिश लैंग्वेज को बैन कर दिया गया था वहाँ के स्कूल्स में, और कौन सी लैंग्वेज थोप दी गई? रशियन लैंग्वेज। ये पहली चीज़। 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ, किसके अगेंस्ट में? रशियन रूल के अगेंस्ट में, जिसको अल्टीमेटली क्रश कर दिया रशियन गवर्नमेंट ने। दूसरी चीज़, इसमें क्या हुआ? पोलैंड की जो क्लर्जी है, मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड, उन्होंने लैंग्वेज को एक वेपन की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स, चर्च में जब लोग इकट्ठे होते थे तो ज़बरदस्ती कौन सी भाषा यूज़ करते थे? पॉलिश। और जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक कार्य जितने भी होते थे उनमें भी पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करते थे। ये चौथा हो गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे प्रीस्ट, पुजारी और बिशप मतलब जो चर्च में होता है, ठीक है, उनको चर्च में जो फादर होता है उसको अपन बिशप बोलते हैं, उनको जेल में डाल दिया गया और उनको साइबेरिया भेज दिया गया बाय द रशियन अथॉरिटीज़, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रशियन लैंग्वेज में पूजा पाठ करने से मना कर दिया। प्रीच का मतलब होता है पूजा करना, पूजा पाठ करना, ठीक है। रशियन लैंग्वेज में पूजा पाठ करने से मना कर दिया, तो उन्होंने प्रीस्ट और बिशप्स को जेल में डाल दिया। क्योंकि ये हो गया आपका फिफ्थ, द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। और इस तरीके से पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ जो है वो सिंबल ऑफ स्ट्रगल बन गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने 8th क्लास में ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ आपने स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा था, स्वदेशी मूवमेंट। तो एक्चुअली उसमें क्या था कि इंडिया के लोगों ने ब्रिटिशर्स
का विरोध करने के लिए अपने देश में बनी हुई चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर दिया था, उनको विरोध करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सेम ऐसा ही यहाँ पे हुआ। इन्होंने रशियन अथॉरिटीज़ का विरोध करने के लिए किसको यूज़ करना शुरू किया? पोलिश लैंग्वेज का, कि तुम्हें जितना रोकना है रोक लो, हम तो अपनी ही भाषा बोलेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल रोमांटिसिज्म वाले टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई ये लगे कि नहीं हमें डाउट है, तो मैं एक बार कोशिश करूँगी कि मैं आपको फिर से ये चीज़ समझा दूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन किस पे आता है? रोमांटिसिज्म पे। रोमांटिसिज्म पे इसमें आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, और लास्ट में आपको लैंग्वेज का एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक